26 अगस्त 1071 मलाजगिर्द की वो मिट्टी जो कुछ ही लम्हों में खून से रंगने वाली थी। एक तरफ दुनिया की सबसे ताकतवर सल्तनत का लश्कर, बिजंटाइन एम्पायर, जिसके नाम से जमीन कांप उठती थी, तादाद 1 लाख के करीब, और दूसरी तरफ सिर्फ 20 से 30 हजार सल्जूक सिपाही जिन्हें उस दिन मिटा देने का ख्वाब देखा जा रहा था। तभी एक शख्स अपने सफेद घोड़े से उतरता है। वो सुल्तान नहीं, एक शहीद की तरह खड़ा होता है। सफेद लिबास पहनकर वो पुकारता है, आज यहां कोई सुल्तान नहीं, कोई राया नहीं। अगर मैं मरा तो यही मेरा कफन होगा। दोस्तों, ये सिर्फ एक जंग नहीं थी, ये उस अजीम फातेह की कहानी है। ये कहानी है सल्जूकी सल्तनत के दूसरे फरमारवा अल्प अरसलान की, जिसने तलवार की नोक पर तारीख का रुख मोड़ दिया और अनातोलिया के दरवाजे मुसलमानों के लिए हमेशा के लिए खोल दिए। जिसने एक कैदी के साथ वो सुलूक किया जो दुनिया के बड़े बड़े बादशाह भी नहीं कर सके। ये दास्तान है एक ऐसे फरमारवा की जिनकी बेमिसाल शुजात और आला कायदाना सलाहियत ने मुसलमानों को कुल आलम में सरबुलंदी अता की। अल्प अरसलान का नाम मोहम्मद था। अब्बू शुजा उनकी कुनियत थी। उन्हें अब्बासी खलीफा के दरबार से जियाउद्दीन और अज़द उद्दौला के खिताबत मिले थे, लेकिन दुनिया उन्हें अल्प अरसलान ही के नाम से जानती है। अल्प अरसलान के वालिद का नाम चगरी बेग दाऊद था, जो सल्जूकी सल्तनत के पहले फरमारवा और तुगरिल बेग के भाई थे। तुगरिल बेग की कोई औलाद न थी, चुनांचे वह अपने भाई चगरी बेग के बच्चों को बहुत अजीज रखते थे। अल्प अरसलान की तारीख़ पैदाइश पर मुअर्रिखीन के माबैन इख्तिलाफ है। कुछ मुअर्रिखीन कहते हैं कि वह 20 जनवरी 1029 ईस्वी को पैदा हुए। कुछ अरसा कबल कायम होने वाली सल्जूकी हुकूमत को मुख्तलिफ खतरात दरपेश थे। इन खतरात से निपटने के लिए बहुत चौकस रहने और बर वक्त इक़दामात करते रहने की सख्त ज़रूरत थी। चुनांचे कम सिनी ही में अल्प अरसलान को मुख्तलिफ मुहिमात में शिरकत करने के मौका मिलने लगे। इस तरह उन्हें लड़ाई के जुमला फनून पर दस्तरस हासिल हो गई। अपनी आला इंतजामी सलाहियतों को काम में लाते हुए उन्होंने अपने तहत दिए जाने वाले हर दस्ते को कामयाबी से मुंजम किया और अपनी निगरानी में आने वाले हर इलाके में उम्दा नज़्म व ज़ब्त कायम कर दिया। वो बड़े जुर्रतमंद थे। एक बार ईरान में बगावत हो गई और अल्प अरसलान के चचा तुगरिल बेग बागियों में घिर गए। इस वक्त अल्प अरसलान ने अपनी जान खतरे में डालकर चचा की जान बचाई थी। इस वाक़ये के कुछ अरसे बाद अल्प अरसलान ने अपने वालिद की जिम्मेदारियां भी संभाल लीं, क्योंकि उनके वालिद चगरी बेग दाऊद अरसे से बीमार थे। 1059 ईस्वी में चगरी बेग का इंतकाल हो गया। उनके इंतकाल के बाद उनके लायक बेटे अल्प अरसलान ने मरू की रियासत का इंतजाम संभाल लिया। 1063 ईस्वी सितंबर, रे के करीब एक गांव में तुगरुल बेग मोहम्मद ने इस दुनिया को खैरबाद कह दिया। मगर मरने से पहले तुगरुल बेग ने एक ऐसा फैसला किया जिसने सल्तनत को खतरे में डाल दिया। उनके वजीर अलकुंदरी ने एक चाल चली। वो चाहता था कि तख्त पर ऐसा शख्स आए जिसे वो आसानी से काबू कर सके। चुनांचे तुगरुल बेग को राजी किया गया कि अपना वारिस सुलेमान बिन चगरी को मुकर्रर करें, जो अभी छोटे और कम तजर्बेकार थे, न कि अल्प अरसलान को। तुगरुल बेग ने आखिरी सांसों में यह वसीयत कर दी। जब सुलेमान के नाम का खुतबा पढ़ा गया तो अल्प अरसलान ने साफ इनकार कर दिया। उनका कहना था, सल्तनत को इस वक्त एक मजबूत हाथ चाहिए, ऐसा हाथ जो दुश्मन से लड़ना जानता हो। मगर असल खतरा सुलेमान नहीं था। सबसे बड़ा खतरा उनका चचाजाद भाई कुतालमिश था। कुतालमिश का मानना था कि तख्त पर उसका हक है, क्योंकि वो खानदान में बड़ा था। कुतालमिश के पास तजर्बेकार फौज थी, बड़ी ताकतवर तुर्कमान घुड़सवार। उसे अपनी जीत पर पूरा भरोसा था। उसने अल्प अरसलान की राह रोकने के लिए रास्ते में पानी के नालों का रुख मोड़ दिया, ताकि जमीन दलदल बन जाए और अल्प अरसलान का लश्कर आगे न बढ़ सके। मगर अल्प अरसलान ने इस दलदल की परवाह नहीं की।
सिपाही भूखे थे, पांव कीचड़ में धंसते थे, मगर उनके सुल्तान के चेहरे पर कोई खौफ नहीं था। यह जज्बा देखकर कोतालमिश की फौज में खौफ फैल गया। अल्प अरसलान ने कोतालमिश को बुरी तरह शिकस्त दी और इस अफराद फरी में पीछे हटते वक्त कोतालमिश अपने घोड़े से गिर गया और उसी गिरने से उसकी मौत हो गई। इब्ने असीर रहमहुल्लाह लिखते हैं, अल्लाह ने अल्प अरसलान के लिए वो काम किया जो शायद तलवार भी न कर पाती। कोतालमिश की मौत के बाद उसके बेटे सुलेमान बिन कोतालमिश को गिरफ्तार किया गया, मगर अल्प अरसलान ने उसे रिहा कर दिया। यही सुलेमान आगे चलकर सल्जुक रूम की बुनियाद रखने वाला था। इसके बाद अल्प अरसलान ने अपनी फौजी ताकत दिखाई और जल्द ही रे पर कब्जा कर लिया। सुलेमान के पास इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो अल्प अरसलान से लड़ना जारी रख सके, इसलिए वो पीछे हट गया। इसके बाद ज्यादातर उमरा अल्प अरसलान के हामी हो गए। जनवरी 1064 ईस्वी के आखिर में अल्प अरसलान ने सल्जुकी सल्तनत के दूसरे फरमारवा की हैसियत से ज़माम कार संभाल ली। उस वक्त उनकी सल्तनत में खुरासान, जुर्जान, तबरिस्तान, हमदान, इस्पहान, आजरबाईजान, मूसल, शीराज सब शामिल थे। अल्प अरसलान ने हुक्मरां बनने के बाद बगदाद में अब्बासी खलीफा को पैगाम भेजा ताकि खलीफा से नई सल्जुकी सल्तनत को इज़्न हुक्मरानी मिल जाए। खलीफा को जब अल्प अरसलान का पैगाम मिला तो वह बहुत खुश हुए। 27 अप्रैल 1064 ईस्वी को उन्होंने एक दरबार-ए-आम मुनक़िद किया जिसमें खिलाफत की तरफ से बाकायदा तौर पर अल्प अरसलान की हुकूमत को तस्लीम करने का ऐलान किया गया। अल्प अरसलान को जियाउद्दीन और अज़द-उद-दौला के खिताबत दिए गए। उनके लिए खिलतें भेजी गईं और बगदाद में अल्प अरसलान के नाम का खुतबा जारी कर दिया गया। खिलाफत की जानिब से इज़्न हुक्मरानी मिल जाने से पहले ही अल्प अरसलान ने अपने अतराफ के इलाकों पर नजरें जमाए रखी थीं, जहां दुश्मन रियासतों ने शोरिशें बरपा कर रखी थीं। सुल्तान अल्प अरसलान ने 1064 में जब अजरबैजान से होते हुए नखचिवान पर कब्जा किया तो उनका मकसद दुश्मन की सरहदों को कमजोर करना था। उन्होंने अपने बेटे मलिक शाह, जो उस वक्त महज 9 से 10 साल के थे, और तजुर्बेकार वजीर निजाम उल मुल्क को जॉर्जिया की तरफ भेजा। जॉर्जिया के बादशाह किंग बागरत चार ने जब देखा कि ये लश्कर रुकने वाला नहीं है तो उसने जिज़्या देना कबूल किया और सुलह कर ली। इस पर अल्प अरसलान ने मलिक शाह और निजाम उल मुल्क को वापस बुला लिया और अपनी मुकम्मल फौज के साथ अर्मीनिया के मसीही हिस्से पर चढ़ाई कर दी। इस जमाने में अर्मीनिया के 2 हिस्से थे। एक हिस्सा इस्लामी अर्मीनिया कहलाता था, जिसका दारुल हुकूमत दबील था। दूसरा मसीही अर्मीनिया कहलाता था, जिसका दारुल हुकूमत आनी था। अजरबैजान और जॉर्जिया की सरहदों को पार करने के बाद सल्जुकी लश्कर आर्मेनिया के मसीही इलाकों में दाखिल हुआ। रास्ते में आया स्पेद, एक मजबूत कलाबंद शहर। ये शहर दुश्मन की दिफा की पहली दीवार था। सुल्तान ने अपनी फौज को हुक्म दिया कि इस पर चढ़ाई की जाए। सल्जूकी तीर अंदाजों ने ऐसी बारिश की कि दुश्मन दीवारों से पीछे हटने पर मजबूर हो गया। स्पेद की फतह ने आगे का रास्ता साफ कर दिया। स्पेद के बाद सुल्तान का अगला निशाना आनी का किला था। आनी के किले और उसके गिर्द मौजूद मसीही रियासतों को एक मरकज के तौर पर देखा जाता था। ये उस जमाने में आर्मेनिया का सबसे ऊंचा और मजबूत शहर माना जाता था। इस शहर की सबसे बड़ी खासियत इसकी दोहरी दीवार थी। पहली दीवार को तोड़ने के बाद दुश्मन को दूसरी और ज्यादा मजबूत दीवार से लड़ना पड़ता था। इन दीवारों के दरमियान खाली जगह होती थी, जहां से दुश्मन पर हमला करना आसान था। इस शहर के 3 तरफ गहरी खाइयां थीं, जिसकी वजह से सिर्फ एक ही रास्ता बचता था, जहां से हमला मुमकिन था। जब सुल्तान ने देखा कि दोहरी फसील को तलवार से तोड़ना मुश्किल है, तो उन्होंने एक नया तरीका अपनाया। सुल्तान ने लकड़ी और मजबूत रस्सी से मंजनीकें बनवाईं, जो बड़े बड़े पत्थर फसील पर मारती थीं। वजीर निजाम उल मुल्क ने लश्कर को मुख्तलिफ हिस्सों में बांटा ताकि दुश्मन को हर तरफ से मसरूफ रखा जा सके।
कई दिनों तक पत्थर बरसाने के बाद दोहरी फसील का एक बड़ा हिस्सा गिर गया। सुल्तान ने खुद तलवार लेकर सबसे पहले दाखिल होने का इरादा किया, जिससे लश्कर का जज्बा बढ़ गया। जब यह शहर फतह हुआ तो पूरे आर्मेनिया में खौफ फैल गया। बगदाद के खलीफा ने जब यह सुना कि इतनी मजबूत दोहरी फसील वाला शहर सुल्तान ने फतह कर लिया है, तो उन्होंने सुल्तान को अब्बू अल फतह के खिताब से नवाजा। इस फतह के बाद आर्मेनिया के बाकी छोटे हुक्मरानों और बाइजेंटाइन गवर्नरों ने या तो जिजिया देना कबूल किया या फिर भाग खड़े हुए। मसीही आर्मीनिया की फतह के बाद अल्प अरसलान ने जंग का सिलसिला रोक दिया और इस्फहान चले गए। इस्फहान से वह करमान और मरव गए, जहां उन्होंने अपने बेटे मलिक शाह की शादी मावरा उन नहर के बादशाह तफगाज खान की बेटी से कर दी। दूसरे बेटे अरसलान शाह के लिए उन्होंने सुल्तान इब्राहिम गजनवी की बेटी का इंतखाब किया। गजनवी खानदान से रिश्तेदारी कायम करने का फैसला बहुत दानिशमंदाना था। इस तरह मुसलमानों के दरमियान और ज्यादा इत्तेहाद और इत्तिफाक हो गया। जब सुल्तान अल्प अरसलान ने अपनी सल्तनत को मजबूत कर लिया, तो उन्हें शुमाल की तरफ से आने वाले इन खनाबदोश जंगजू कबाइल को रोकना जरूरी लगा। किपचक कबाइल अक्सर सल्जुक सरहदों पर हमला करते रहते थे। सुल्तान चाहते थे कि इन कबाइल को अपनी फौज में भर्ती किया जाए और साथ ही शुमाल की सरहदों को हमेशा के लिए महफूज कर दिया जाए। 1065 के आसपास सुल्तान ने एक बड़ा लश्कर लेकर मैंगशलाक की तरफ रुख किया। यह सफर बहुत मुश्किल था। किपचाक का हाकिम कफसूद एक बेहद चालाक और दिलेर जंगजू था। वो जानता था कि सल्जुकी फौज आमतौर पर उनके दुश्वार गुजार इलाकों में आकर फंस सकती है। सुल्तान अल्प अरसलान खुद एक खाना बदोश कबीले से थे, इसलिए वो इनके सारे दांव पेच जानते थे। उन्होंने अपनी फौज को ऐसी बरकरफ्तारी से दौड़ाया कि कफसूद को अपनी पूरी फौज जमा करने का मौका ही नहीं मिला। किपचाक के घुड़सवार बहुत तेजी से तीर चलाते थे, लेकिन सुल्तान के भारी घुड़सवारों और उनकी मुंजम फौज ने कफसूद के दस्तों के चक्के छुड़ा दिए। कफसूद को इस जंग में बदतरीन शिकस्त हुई। वो खुद जख्मी हुआ और उसके हजारों सिपाही मारे गए या कैद कर लिए गए। सुल्तान ने इस फतह के बाद पूरे मैगशलाक इलाके पर सल्जुकी परचम लहरा दिया। इस सफर ने सुल्तान अल्प अरसलान को दुनिया का सबसे ताकतवर हुक्मरान साबित कर दिया। सुल्तान ने इन्हीं किपचक जंगजुओं को अपनी फौज में शामिल किया। ये लोग आगे चलकर मलाकजर्द की जंग में सुल्तान की जीत का बड़ा सबब बने। इसके बाद जंद के इलाके में वह अपने परदादा सल्जुक की कब्र पर गए और फातिहा पढ़ी। जंद के हुक्मरान अल्प अरसलान की खिदमत में खुद हाजिर हुए और इताअत का वादा किया। अल्प अरसलान ने जंद की हुकूमत को बरकरार रखा और उसके हुक्मरानों के साथ इज्जत का बर्ताव किया। यहां से वह सबरान और गरगांज होते हुए मरव वापस पहुंच गए। इस मुहिम में कहीं खून नहीं बहा और किसी लड़ाई के बगैर अल्प अरसलान की हुकूमत दरिया सीहून की दूसरी तरफ तुर्कस्तान तक वसीअ हो गई। 1067 की किरमान मुहिम सुल्तान अल्प अरसलान की जिंदगी की एक बहुत ही जज्बाती और सियासी तौर पर अहम लड़ाई थी। इसमें उन्हें किसी गैर से नहीं, बल्कि अपने ही सगे भाई कावुर्त बेग से लड़ना पड़ा था। कावुर्त बेग, जो किरमान का गवर्नर और ओमान का फतेह भी था, उसने देखा कि सुल्तान दूर दराज की मुहिमात में मसरूफ है, तो उसने आजादी का ऐलान कर दिया और सुल्तान के नाम का खुतबा बंद करवा दिया। कावुर्त का मानना था कि बड़ा भाई होने के नाते सल्तनत पर उसका हक ज्यादा है। जब अल्प अरसलान को यह खबर मिली, उन्हें बहुत दुख हुआ। वो अपने भाई से लड़ना नहीं चाहते थे, मगर सल्तनत की हिफाजत के लिए उन्होंने लश्कर लेकर किरमान की तरफ पेशकदमी की। दोनों की फौजें फॉरस के इलाके में आमने सामने आईं। वजीर निजाम उल मुल्क ने मशवरा दिया, खानदान की जंग जल्द खत्म की जाए, इससे पहले कि दुश्मन इसका फायदा उठाए। कावुर्त के पास भी तजुर्बेकार तुर्कमान घुड़सवार थे, मगर सुल्तान की फौजी महारत और हैबत के सामने वो टिक न सका।
जब कावुर्त ने माफी मांगी और दोबारा इताअत का वादा किया, सुल्तान ने उसे कत्ल करने के बजाय माफ कर दिया और किरमान की हुक्मरानी पर बरकरार रखा। इस जीत ने पूरे सल्जुक खानदान को पैगाम दे दिया कि सुल्तान के खिलाफ बगावत का अंजाम बुरा होगा। 1064 में जॉर्जिया के बादशाह बागरत चार ने सुलह की थी, लेकिन जैसे ही सुल्तान आर्मेनिया और किरमन की तरफ मसरूफ हुए, बागरत ने बाइजेंटाइन्स के साथ मिलकर दोबारा बगावत कर दी और सल्जुक सरहदों पर परेशानी खड़ी की। इसलिए सुल्तान को दोबारा उनसे लड़ना पड़ा। 1068 में सुल्तान अल्प अरसलान एक अजीम उशान लश्कर लेकर जॉर्जिया में दाखिल हुए। सुल्तान ने जॉर्जिया के अंदरूनी इलाकों जैसे कार्तली और काखेती तक पेशकदमी की। एक तरफ से उन्होंने खुद कमान संभाली, दूसरी तरफ से अपने तजुर्बेकार सिपह सालारों को भेजा ताकि दुश्मन को कहीं पनाह न मिले। इसके बाद सुल्तान ने जॉर्जिया के दार उल हुकूमत तिब्लिसी पर भी चढ़ाई की। इस शहर का जुग्राफिया बहुत मुश्किल था, लेकिन सल्जुक फौज ने तेजी से इस पर कब्जा कर लिया। जॉर्जिया की सर्दी बहुत सख्त होती है, लेकिन सुल्तान ने बर्फबारी की परवाह नहीं की। उन्होंने उन कैलों पर भी हमला किया जिन्हें दुश्मन सर्दियों का महफूज ठिकाना समझते थे। सुल्तान की ताकत देखकर बागरत मैदान जंग से भागकर पहाड़ों में छुप गया। जब उसे एहसास हुआ कि वो सुल्तान से लड़ना जारी नहीं रख सकता, तो उसने दोबारा माफी मांगी। सुल्तान ने इस बार ज्यादा सख्त शरायत रखी। जॉर्जिया को न सिर्फ जिज़्या देना पड़ा, बल्कि उन्हें बाइजेंटाइन इत्तेहाद से भी अलग होना पड़ा। इस मुहिम के बाद जॉर्जिया के कई इलाकों में पहली बार सल्जूकी चौकियां बनाई गईं। जॉर्जिया की मुहिम से लौटने के बाद सुल्तान अल्प अरसलान की नजरें अब बाइजेंटाइन सल्तनत के असल गढ़ यानी अनातोलिया पर थीं। लेकिन सुल्तान की इस मुहिम से पहले ही उनके जांबाज सालार पिछले 3 सालों से रूमी सल्तनत पर यलगार कर रहे थे। सबसे पहले 1065 में खुरासान के सालार ने एक बड़े लश्कर के साथ बाइजेंटाइन सरहदों पर जबरदस्त यलगार की और दुश्मन को हिलाकर रख दिया। अभी रूमी फौज इस झटके से संभल भी नहीं पाई थी कि अगले ही साल यानी 1066 में सालार गमुश आगे बढ़े और अनातोलिया के अहम सरहदी इलाकों को तस्खीर कर लिया। लेकिन रोमियों के ताबूत में आखिरी कील ठोकना अभी बाकी था। 1067 में सुल्तान के सबसे जांबाज सालार अफशीन बेग मैदान में उतरे। अफशीन ने मलात्या के पास अपनी मशहूर छापामार तकनीक से रूमी फौज को पहाड़ी रास्तों में उलझाया और एक अचानक हमले से उनके परखच्चे उड़ा दिए। मलात्या की फतह के बाद अफशीन रुके नहीं, वो अनातोलिया के दिल में दाखिल हुए और सीधे कैसरिया पर चढ़ाई कर दी, जो उस जमाने का सबसे मालदार शहर था। तारीख में पहली बार कोई सल्जुकी कमांडर बाइजेंटाइन इलाके में इतने अंदर तक घुस गया था। अफशीन ने कैसरिया को फतह करके कॉन्स्टेंटिनोपल को साफ पैगाम दे दिया कि उनकी फसीलें अब महफूज नहीं हैं। सालारों की ये लगातार फतूहात अब रूम की सल्तनत के लिए खतरे की आखिरी घंटी बन चुकी थीं, जिसने 1068 ईस्वी में रूम की कैसरा यूडोसिया को एक बहुत बड़ा कदम उठाने पर मजबूर किया। उसने एक दिलेर जनरल रोमनोस डायोजनीस से शादी कर ली और हुकूमत उसके सुपुर्द कर दी। रोमनोस ने इक्तिदार संभालते ही जंग की तैयारियां शुरू कर दी। अगले साल वह जबरदस्त तैयारियों के साथ मशरिक की समत बढ़ा। जब वह पालुओं के मकाम पर पहुंचा तो उसे मालूम हुआ कि मलात्या में उसकी फौज को जनूब से हमला करने वाले तुर्क लश्कर ने तबाह कर दिया है। कुछ मुद्दत बाद खबर मिली कि तुर्क फौज ने कोनिया पर भी कब्जा कर लिया है। अपने ही इलाके में चारों तरफ से घिरता देख रोमानोस का हौसला पस्त हो गया और वह अपनी इस पहली ही मुहिम को अधूरा छोड़कर वापस जाने पर मजबूर हो गया। अनातोलिया के मैदानों में मिलने वाली यह पहली शिकस्त कैसर रोमानोस के सीने में एक खंजर की तरह पैवस्त हो चुकी थी। रोम की साख मिट्टी में मिल चुकी थी, लेकिन रोम का यह जख्मी शेर खामोश बैठने वालों में से नहीं था। वापस लौटते ही रोमानोस ने पूरे यूरोप में एक पैगाम भिजवाया। दुनिया के कोने कोने से भाड़े के सफ्फाक और खूंखार सिपाहियों को इकट्ठा किया जाने लगा।
तारीख का सबसे अजीम और हौलनाक करीब 1 लाख का टिड्डी दल लश्कर तैयार हो रहा था। मकसद सिर्फ अनातोलिया का दिफा करना नहीं, बल्कि सुल्तान अल्प अरसलान की पूरी सल्तनत को नीस्तो नाबूद करना था। उधर सुल्तान अल्प अरसलान इस आने वाले अजीम तूफान से बेखबर शाम और मुकद्दस कुदस की मुहिम पर मसरूफ थे। 1070 ईस्वी जॉर्जिया और अनातोलिया की थका देने वाली मुहिमों से फौरिग होकर सुल्तान अल्प अरसलान अपनी फौज के साथ वापस रे लौट आए। सुल्तान अब भी इस लंबी थकान से संभल भी नहीं पाए थे कि तभी मिस्र के कासिद सुल्तान के दरबार में हाजिर हुए। यह कासिद काहिरा से फतिमी वजीर नासिर अल-दौला की तरफ से भेजा गया था। मिस्र उस वक्त अपनी ही बाकी फौज की अंदरूनी खाना जंगी और एक खौफनाक कहत की आग में झुलस रहा था। वजीर ने सुल्तान के सामने एक ऐसा तारीखी वादा किया जिसने पूरी इस्लामी दुनिया की जंग का रुख ही मोड़ दिया। उसने कहा कि अगर सल्जुकी फौज मिस्र में कदम रखे और उसकी हुकूमत को बचाए तो काहिरा की तमाम मस्जिदों से फातिमी झंडा हमेशा के लिए हटाकर बगदाद की अब्बासी खिलाफत का परचम बुलंद कर दिया जाएगा। सुल्तान अल्प अरसलान के लिए यह पूरी इस्लामी दुनिया को एक झंडे के नीचे लाने का वो सुनहरा मौका था जिसे वो किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहते थे, और यही वो सबसे बड़ी वजह थी जिसने सुल्तान को मिस्र की तरफ कूच करने के लिए मजबूर किया। 1070 के वस्त में सुल्तान अल्प अरसलान अपनी पूरी मशरिकी फौज के साथ अजरबैजान पहुंचे और फिर घूमकर मलाजगर्द जा पहुंचे। इस वक्त इस पूरे इलाके पर रोम की हुकूमत थी। इस अहम शहर पर कब्जा करने के बाद आपने जनूब की तरफ यल्फार की और दजला और दरियाए मुराद के आसपास के दूसरे मकामात और कहिलों पर कब्जा कर लिया। इन इलाकों को तुर्क अभी तक फतह न कर सके थे। इसके बाद अल्प अरसलान सिलवान और दियारे बकर के सूबे तक पहुंच गए। दियारे बकर पर नसर और सईद 2 भाई हुक्मरां थे। दोनों भाइयों ने अल्प अरसलान का खैर मकदम किया। यहां से सुल्तान अल जजीरा के इलाके में आए, कई कैले तस्खीर किए, फिर औरफा का 50 दिन तक मुहासरा किए रखा। इसके बाद आपने हलब की तरफ तवज्जो की। यहां के हुक्मरान महमूद ने शुरू में तो लड़ना चाहा, लेकिन जब उसने देखा कि सुल्तान अल्प अरसलान का इरादा चट्टान की तरह मजबूत है और उनका लश्कर दीवारों को तोड़ने ही वाला है, तो वो डर गया। उसने महसूस किया कि अगर सुल्तान ने जोर और जबरदस्ती शहर फतह किया तो वो किसी को नहीं बख्शेंगे। एक रात महमूद अपनी मां के साथ बगैर किसी हिफाजती दस्ते के सुल्तान के खेमे में हाजिर हो गया और माफी मांगी। महमूद को मालूम था कि सुल्तान अल्प अरसलान एक निहायत मजहबी और परहेजगार इंसान है जो औरतों और बुजुर्गों की बहुत इज्जत करते हैं। उनकी मां सालिका खातून कोई आम औरत नहीं थी। वो मिर्दासिद दरबार की सबसे समझदार खातून मानी जाती थी। उन्होंने ही महमूद को समझाया था कि सुल्तान अल्प अरसलान से लड़ना खुदकुशी के बराबर है। उनका मशवरा था कि ताकत से नहीं, इज्जत से जीतो। उन्होंने ही ये हथियार डालने का मंसूबा बनाया था ताकि हलब की आवाम कत्लेआम से बच जाए। सुल्तान के सामने जब वो पेश हुई तो उन्होंने अल्प अरसलान से कहा, मेरा बेटा आपका गुलाम है, लेकिन हलब की आवाम बेगुनाह है। आप एक अजीम सुल्तान हैं और अजीम लोग माफी में सुकून पाते हैं। सुल्तान अल्प अरसलान ने महमूद को माफ कर दिया। इसके बाद एक बहुत ही खूबसूरत लम्हा आया, वो लम्हा जिसने सुल्तान अल्प अरसलान को खादिम हरमैन बना दिया। उस वक्त मक्का और मदीना मिस्र की फातिमी हुकूमत के कब्जे में थे, लेकिन मिस्र में उस साल शिद्दत का कहर पड़ा था। फातिमी खलीफा न तो अनाज भेज पा रहा था और न ही दुश्मनों से हिफाजत का भरोसा दे पा रहा था। मक्का के हुक्मरान शरीफ मोहम्मद इब्न अबी हाशिम ने देखा कि सुल्तान अल्प अरसलान की ताकत पूरे दुनिया ए अरब में फैल रही है। उन्होंने महसूस किया कि अब फातिमी सल्तनत के साथ रहना सियासी खुदकुशी है। शरीफ मक्का ने एक तारीखी कदम उठाया। उन्होंने मक्का में फातिमी खलीफा का नाम खुतबे से निकाल दिया। उन्होंने अब्बासी खलीफा और सुल्तान अल्प अरसलान के नाम का खुतबा शुरू करवा दिया। इसका मतलब ये था कि अब मक्का और मदीना ने बाकायदा तौर पर सल्जुकी सल्तनत की इताअत कबूल कर ली थी। ये कोई जंग नहीं थी, बल्कि एक बहुत बड़ी सफरती और मजहबी तब्दीली थी। जब सुल्तान अल्प अरसलान को अलेप्पो के पास ये खबर मिली कि वो बगैर तलवार उठाए खादिम हरमैन बन गए हैं,
तो उनकी खुशी का ठिकाना न रहा। उन्होंने शरीफ मक्का के लिए 30,000 दीनार का इनाम भेजा। उन्होंने वादा किया कि हर साल मक्का और मदीना को कसीर मिकदार में अनाज और तोहफे भेजे जाएंगे। हलब की मुहिम को मुकम्मल करने के बाद सुल्तान अल्प अरसलान ने अपने सिपह सालार अतसिज को दमिश्क पर चढ़ाई करने का हुक्म दिया। यह सिर्फ एक शहर की फतह नहीं, बल्कि पूरे सीरिया में सल्जूकी हुकूमत को कायम करने का आगाज था। सल्जूकी कमांडर अतसिज बेग दमिश्क को फतह नहीं कर पाए थे। सुल्तान अल्प अरसलान ने अब दमिश्क को फतह करने की पूरी तैयारी मुकम्मल कर ली थी। सुल्तान का इरादा साफ था, पहले दमिश्क पर कब्जा करना और फिर वहां से सीधे मिस्र पर चढ़ाई करके फातिमी सल्तनत का हमेशा के लिए खात्मा करना। लेकिन ठीक इसी वक्त रोम के बादशाह कैसर रोमानोस दियोजानिस ने एक सफीर के हाथ सुल्तान को एक धमकी भरा खत भेजा। इस खत में कैसर ने बेहद गुरूर के साथ मुतालबा किया कि मल्लाज़गिर्द और उसके आसपास के शहर फौरन रोम को वापस कर दिए जाएं, वरना रोम की अजीम फौज सल्जूकियों को नेस्तो नाबूद करने के लिए तैयार है। इस खत को पढ़ते ही सुल्तान अल्प अरसलान ने कैसर के सफीर को बेहद सख्त और बेबाक जवाब देकर वापस भगा दिया। सफीर के इस तरह खत लेकर आने से सुल्तान को लगा कि रूमी सिर्फ धमकी दे रहे हैं, उनके अंदर सीधे हमला करने की हिम्मत नहीं है। अचानक सल्जूकी सरहद पर तैनात सिपह सालारों की तरफ से खतों का एक सैलाब आ गया। हर खत में एक ही खौफनाक मंजर लिखा था। कैसर रोमानोस एक ऐसी अनगिनत और बेहिसाब फौज लेकर अर्जुरम की तरफ बढ़ चुका था जिसे गिना भी नहीं जा सकता था, जिसका मकसद मशरकी अनातोलिया और अजरबैजान पर कब्जा करना है। सुल्तान ने देखा कि उनका लश्कर लंबी मुहिम की वजह से थक चुका है और इतनी भारी फौज के साथ तेजी से हरकत करना नामुमकिन है। एक बेहतरीन फौजी हिकमत अमली के तहत उन्होंने थके हुए सिपाहियों को दमिश्क के मोर्चे पर ही तैनात रहने दिया ताकि फौज की रफ्तार पर असर न पड़े। उन्होंने अपने साथ सिर्फ 15,000 से 20,000 चुनिंदा निहायत चुस्त और जान निसार घुद्द सवार रखे ताकि वो तेजी से दुश्मन पर अचानक हमला कर सके। इन थोड़े से सिपाहियों के साथ उन्होंने सीरिया से एक तेज रफ्तार कूच शुरू किया। सुल्तान तेजी से अजरबैजान पहुंचे ताकि दुश्मन के रास्ते में रुकावट बन सके। उधर बाइजेंटाइन एम्परर रोमानोस दियोजानिस अपनी अजीम शान फौज के साथ अर्जुरम पहुंच चुका था। वहां अर्मीनिया के गवर्नर बेसिल ने उसे एक अहम खबर दी कि सुल्तान अल्प अरसलान डर गए हैं और शाम से पीछे हटकर इराक की तरफ लौट रहे हैं। इस खबर ने रोमानोस के हौसले और घमंड को 7वें आसमान पर पहुंचा दिया। अब उसका इरादा सिर्फ अनातोलिया नहीं बल्कि अजरबैजान और ईरान तक जाकर सल्जूकियों को इतिहास के पन्नों से हमेशा के लिए मिटा देना था। इसी मकसद से उसने मैदान में उतरने से पहले ही 20,000 लड़ाकों का एक दस्ता जॉर्जिया की तरफ रवाना कर दिया ताकि वहां के ईसाई जॉर्जियन लोगों के साथ मिलकर इलाके पर कब्जा किया जा सके और अपनी फौज के लिए खाने पीने की रसद का इंतजाम किया जा सके। अपनी जीत को लेकर पूरी तरह बेफिक्र रोमानोस ने अब अपनी बची हुई फौज को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया। उसने सिसिली में अरबों के खिलाफ मशहूर हुए अपने 2 जनरलों जोसेफ तरखानियोतिस और रसेल की क़यादत में 30,000 सिपाहियों का एक हरावल दस्ता मलाज़गिर्द और अहलात की तरफ भेजा। उनका काम रास्ता साफ करना, रसद तैयार रखना और सुल्तान के वापसी के रास्ते को रोकना था। रोमानोस खुद अपनी फौज लेकर उनके पीछे पीछे आगे बढ़ा। जब सुल्तान अल्प अरसलान को अपने जासूसों के जरिए दुश्मन की इस भारी भरकम नकलो हरकत की खबर मिली तो उनके पास सिर्फ एक ही रास्ता बचा था, आर पार की जंग। सुल्तान दियारबकीर पहुंचे। यहां मरवानी अमीर के शाही फरमान पर मकामी कुर्द जहांबाज सुल्तान अल्प अरसलान की इस्लामी फौज में शामिल हो गए। उधर मलाज़गिर्द के किले पर सल्जूकियों की एक बेहद छोटी टुकड़ी तैनात थी। जब रोमानोस की टिड्डी दल जैसी फौज वहां पहुंची तो सल्जूकी टुकड़ी ने अपनी हिफाजत और जान की सलामती के वादे पर किले को रोमानोस के हवाले कर दिया। लेकिन जालिम कैसर रूम अपने वादे से मुकर गया। किले पर कब्जा करते ही उसने मलाज़गिर्द के मासूम मुस्लिम अवाम पर कहर ढा दिया और उन्हें बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया। रोमानोस मलाज़गिर्द में तबाही मचा रहा था और इधर सुल्तान अल्प अरसलान दियारबकीर से बिजली की तेजी से आगे बढ़ते हुए अहलात पहुंच चुके थे। यहां सुल्तान की मुलाकात उनके जाबाज कमांडर अफशीन बेग से हुई जो अपनी फौज के साथ पहले से सुल्तान का इंतजार कर रहे थे। इस तरह अलग अलग इलाकों से आए घुड़सवारों, छापामारों और कुर्द जवानों को मिलाकर सुल्तान अल्प अरसलान का यह लश्कर अब की तादाद 20,000-30,000 तक पहुंच चुका था।
सुल्तान अब अहलात से मलाजगिर्द की तरफ आगे बढ़े। वे मलाजगिर्द और अहलात के दरमियान वाक़े राहवे के मैदान में दाखिल हुए। सुल्तान ने एक दानिशमंद जनरल होने का सबूत दिया। उन्होंने सबसे पहले लश्कर के लिए पानी की किल्लत दूर करने की खातिर मुरात नदी के किनारों पर अपनी मरकजी छावनी कायम की और आसपास की तमाम ऊंची पहाड़ियों और चोटियों पर शिकंजा कसकर पूरे मैदान को अपने काबू में ले लिया। जब बादशाह रोमानोस मलाजगिर्द से अपनी फौज लेकर आगे बढ़ा तो उसे अचानक पता चला कि सल्जूकी हफ्तों दूर नहीं बल्कि उसके बिल्कुल नजदीक आ चुकी है और पूरे मैदान पर अपना दबदबा बना चुकी है। यह सुनते ही रोमन सेना में खलबली मच गई और रोमानोस ने तुरंत अपनी फौज को जंगी तरतीब में आने का हुक्म दिया। सुल्तान अल्प अरसलान अच्छी तरह जानते थे कि उनकी 20,000 30,000 की फौज रोम के मुकाबले बहुत कम है, इसलिए उन्होंने फौरन कोई सीधा हमला नहीं किया। दुश्मन की सही तादाद का अंदाजा लगाने और सफारतकारी का आखिरी हरबा आजमाने के लिए सुल्तान ने अपने कमांडर साफ्तेगीन और अब्बासी खलीफा अल-कायम के खास सफ़ीर मोहल्लेबान को अपना आखिरी सफ़ीर बनाकर रोमानोस के खेमे में भेजा ताकि जंग को टाला जा सके और अमन का मुआहदा पेश किया जा सके। लेकिन कैसर रूम तो फतह से पहले ही तमाम इस्लामी इलाकों को ईसाई हुक्काम के दरमियान तकसीम कर चुका था। उसके जनरल बड़े गुरूर से कहते थे, आइंदा सर्दियां हम सल्जूकियों के दारुल हुकूमत रे में गुजारेंगे और गर्मियां इराक में। रोमानोस ने इस अमन के पैगाम को ठुकरा दिया और निहायत तकब्बुर के साथ जवाब दिया, ऐ वहशी, अगर तुम अमन पसंद हो और आदमियों का खून बहाना पसंद नहीं करते हो तो जिस जगह तुमने पड़ाव डाल रखा है उसे रूमी फौज के लिए खाली कर दो और अपनी सच्चाई के सबूत के तौर पर अपने दार उल हुकूमत रेब को हमारे हवाले कर दो। ये तकब्बुर से भरा जवाब सुनकर अल्प अरसलान ने फैसला किया कि अब जंग नागुजीर है। इस नाजुक मौके पर इमाम उस सलात और फ़कीह हज़रत इमाम अब्बू नसर मोहम्मद बिन अब्दुल मालिक बुखारी हनफी ने सुल्तान को एक मशवरा दिया। आप एक ऐसे दीन की हिफाजत के लिए लड़ रहे हैं जिसका वादा खुद अल्लाह ने किया है और उसे तमाम दीनों पर गालिब करना तय किया है। मुझे पूरी उम्मीद है कि अल्लाह ताला ने इस फतेह का सेहरा आखिरकार आपके ही सर सजाया है। इस मकसद के लिए आप जुमे के दिन उस वक्त दुश्मन पर टूट पड़े जब दुनिया भर के तमाम मिंबरों पर खतीब और मुजाहिदीन खुदा के हुजूर सर्ब सजूद होंगे और सुल्तानों और गाजियों की मदद के लिए गिड़गिड़ाकर दुआएं मांग रहे होंगे। जब मुसलमानों की दुआओं के हाथ आसमान की तरफ उठे हों, ठीक उसी घड़ी आप अपनी तलवारें म्यान से खींच लें। अल्प अरसलान को यह मशवरा बेहद पसंद आया। दूसरे दिन यानी 26 अगस्त को नमाज जुमा के बाद दोनों तरफ की फौजें पूरी तरह जंग के लिए तैयार हो चुकी थीं। सुल्तान ने बारगाह इलाही में खूब गिड़गिड़ाकर दुआएं मांगी। दुआ मांगते हुए अल्प अरसलान की आंखों से आंसुओं की झड़ी लगी हुई थी और पूरी फौज पर रोने और तड़पने की कैफियत तारी थी। मैदान में खड़े सल्जुकी जांबाज जज्बाती होकर एक दूसरे को गले लगा रहे थे और अपनी आखिरी विदाई दे रहे थे। दुआ मांगने के बाद सल्जुकी फरमारवा ने अपनी फौज से खिताब करते हुए कहा, ऐ मुजाहिदो, मुझे इल्म है कि शुजात तुम्हारा जाती जौहर है और इसके इजहार का मौका तुम अल्लाह से चाहते हो, लेकिन मेरी ख्वाहिश है कि तुम मेरे बाद जिंदा रहो। वल्लाह तुम्हारी वफादारी और जान इसारी शक व शुबा से बालातर है, लेकिन मैं खुशी से इजाजत देता हूं कि तुम में से जो शख्स किसी भी वजह से वापस जाना चाहता है वह वापस चला जाए, जो शहादत चाहता है वह ठहर जाए। अब बादशाही और अफसरी खत्म हो चुकी। मेरी हैसियत इस्लाम के एक अदना सिपाही से ज्यादा नहीं है। यह तकरीर सुनना था कि लश्कर का एक एक सिपाही बोल पड़ा, अल्लाह की कसम, हम हरगिज वापस नहीं जाएंगे। यह सुनकर अल्प अरसलान का चेहरा खुशी से दमक उठा। उन्होंने अपने हाथ से अपने घोड़े की दुम बांधी, एक सफेद चोगा पहन करके कहा, अगर मैं शहीद हो गया तो यही मेरा कफन होगा। फिर सुल्तान ने अपनी तलवार म्यान से निकाली और म्यान को फेंक दिया। यह देखकर मुजाहिदीन में जबरदस्त जोश और खरोश पैदा हो गया और पूरा मैदान जंग तकबीर के नारों से गूंजने लगा। दूसरी तरफ रोमानोस डियोजानिस ने अपनी अजीम फौज को रिवायती रोमन फौजी कवानीन के मुताबिक बहुत ही मुंजम तरीके से दस्तों में तरतीब किया। उसने खुद फौज के सेंटर की कमान संभाली, जहां बेहतरीन हथियारों से लैस आर्मेनियन पैदल फौज और रोमन बख्तरबंद घुड़सवार खास तौर से महल के शाही मुहाफिज दस्ते तैनात थे। फौज के दाएं हिस्से पर एलियातीस की कमान में कैपाडोसियन और अनातोलियन फौज थी,
जबकि बाएं हिस्से पर ब्राइनियोस बाल्कन और यूरोप के फौजियों की क़यादत कर रहा था। इस हरावल दस्ते के ठीक पीछे रिजर्व फोर्स के रूप में शहजादा एंड्रोनिकोस डुकास की कमान में इटालियन, नॉर्मन और नेमचेली फौजी तैनात थे, जिन्हें हरावल दस्ते के थकने पर कुमक के तौर पर इस्तेमाल किया जाना था। जब एम्परर ने धूल और धुएं के गुब्बार के साथ सल्जुकियों की तरफ बढ़ना शुरू किया, तो सुल्तान अल्प अरसलान ने भी अपने जांबाज फौजियों के साथ क्लब संभाला। लेकिन सुल्तान की चाल अलग थी। उन्होंने बाकी की फौज को जांबाज कमांडर साफ्तेगिन, अफशीन बेग, संदूक बेग और अर्तुक बेग की कमान में आसपास की पहाड़ियों और चोटियों के पीछे छुपा दिया था, क्योंकि तुर्की तीर कमान बहुत लंबी दूरी तक मार सकते थे। इसलिए सल्जुकी तीरंदाजों ने सबसे पहले रोमन फौज के दाएं और बाएं विंग के घुड़सवारों पर तीरों की मूसलाधार बारिश शुरू कर दी। अपने किनारों के दस्तों को तीरों से घिरता देख रोमन सेंटर की भारी पैदल फौज उनकी ढाल बनने के लिए तेजी से आगे बढ़ी, और इस तरह दोनों सेनाएं आमने सामने आ गईं और एक भयंकर जंग छिड़ गई। कुछ देर डटकर मुकाबला करने के बाद सुल्तान के पहले से तय हुक्म के मुताबिक सल्जूकी सेंटर ने बहुत तेजी से पीछे हटना शुरू कर दिया। रोमानोस ने इस सोची समझी चाल को सल्जूकियों की असली हार और डर समझा। उसने बिना सोचे समझे अपनी पूरी फौज को अंधाधुंध हमले का हुक्म दे दिया। आगे बढ़ रही रोमन फौज को लगा कि जंग खत्म हो चुकी है, वे जीत चुके हैं। लूट के माल और कैदियों को पकड़ने के लालच में रोमन रिजर्व फोर्स का डिसिप्लिन भी पूरी तरह टूट गया और वे पागलों की तरह आगे दौड़ पड़े। भारी बख्तरबंद रोमन सिपाही फुर्तीले और हल्के सल्जुकी घुड़सवारों को पकड़ने की होड़ में बुरी तरह थकने लगे। रोमानोस चिल्ला चिल्लाकर सफे सही तरह से बनाए रखने के हुक्म दे रहा था, लेकिन महज 300 से 400 मीटर की दूरी पर दुश्मन को भागता देख बेकाबू हो चुकी फौज को रोकना अब किसी के बस में नहीं था। सुल्तान अल्प अरसलान का यह पीछे हटने की चाल पूरी तरह कामयाब रही। रोमानोस भागती फौज का पीछा करते करते सल्जुकियों के मुख्य ठिकाने तक पहुंच चुका था, और अब वह अपने कमानगाह से बहुत दूर निकल आया था। इसी नाजुक मोड़ पर सुल्तान अल्प अरसलान ने बिगुल बजाने का शाही हुक्म दिया। बिगुल की आवाज गूंजते ही पहाड़ियों के पीछे घात लगाकर छिपे हुए सल्जूकी घुड़सवार अचानक तूफान की तरह बाहर निकल आए, और उन्होंने तेजी से रोमन फौज के दायां और बायां हिस्सा पर धावा बोल दिया। साथ ही सुल्तान ने पीछे हट रहे अपने फौजियों को भी रुकने और रोमन सेंटर पर पलटवार करने का हुक्म दिया। रोम की फौज इस अचानक हुए घेराव से बुरी तरह भौचक्का रह गई। रोमन सेंटर लाइन पर पहला सल्जुकी वार इतना जबरदस्त था कि वे तुरंत ही चारों तरफ से घिर गए। चारों तरफ से घिरे एम्परर ने घबराकर बाएं हिस्से से मदद मांगी, लेकिन सल्जुकियों का दबाव इतना भयानक था कि कोई मदद न पहुंच सकी। इसी दौरान रोमन दाएं हिस्से पर तैनात उज और पेचेने घुड़सवारों ने, जो असल में तुर्की नस्ल के ही भाड़े के फौजी थे, मैदान में जब अपने ही सल्जूकी तुर्क भाइयों को देखा तो उन्होंने बीच जंग में ही रोम का साथ छोड़ दिया और पाला बदलकर सुल्तान की फौज में शामिल हो गए। इस वाक्य से रोमन फौज का दायां हिस्सा पूरी तरह ढह गया और सेंटर में खड़ी आर्मेनियन पैदल फौज में अफरा तफरी मच गई और वे मैदान छोड़कर भागने लगे। इस भयानक तबाही को देखते हुए रिजर्व फौज के कमांडर और रोमानोस के सौतेले बेटे एंड्रोनिकोस डुकास ने, जो पुरानी आपसी दुश्मनी की वजह से रोमानोस से नफरत करता था, फौज को संभालने के बजाय इस अफवाह को हवा दे दी कि शहंशाह मारे जा चुके हैं, और वह अपनी भारी रिजर्व फौज को समेटकर बिना लड़े ही मैदान ए जंग से भाग खड़ा हुआ। इस तरह वोल्फ ट्रैप या तुरंत स्ट्रैटेजी में फंसी बाइजेंटाइन फौज को सल्जुकियों ने पूरी तरह अपनी जद में ले लिया। फौज का एक बहुत बड़ा हिस्सा मौत के घाट उतार दिया गया और कई बड़े जनरल बंदी बना लिए गए। इसी घमासान के बीच जख्मी और बेबस हो चुके शहंशाह रोमानोस दियोजानिस का घोड़ा मारा गया। वह पैदल ही लड़ रहा था कि सल्जुकी फौज के एक आम से गुलाम ने कमंद फेंकी जो कैसर के पांव में उलझ गई। इस तरह उस मामूली सिपाही ने अजीम रोमन सल्तनत के शहंशाह कैसर ए रूम को गिरफ्तार कर लिया। दिलचस्प बात यह है
कि खुद उस गुलाम को उस वक्त तक अंदाजा भी न था कि उसने तारीख की सबसे ताकतवर सल्तनत के बादशाह को बंदी बना लिया है। अल्प अरसलान ने इस मौके पर दुनिया की इतनी बड़ी ममलकत के हुक्मरां के साथ जो शरीफाना सलूक किया वह मिसाली है। कुछ देर पहले यही कैसर रूम लाखों की फौज लेकर मुसलमानों की बस्तियों को उजाड़ने के दर पे था और इस्लामी इलाकों पर हुकूमत करने के ख्वाब देख रहा था। इसी कैसर ने अल्प अरसलान की तरफ से जंग न करने की पेशकश को घमंडी अंदाज में ठुकरा दिया था। यही कैसर था जिसके रौब और शान से रूम के लोग कांपते थे। आज वही कैसर जलील और रुसवा होकर लाचारी के आलम में सर झुकाए इस्लामी हुकूमत के सरबराह के सामने खड़ा था। अल्प अरसलान ने अपने बदतरीन दुश्मन से इज्जत का जो बर्ताव किया उसकी तारीफ यूरोपीय मुअर्रिखीन तक ने की है। अल्प अरसलान अपनी नशिस्त से उठे, चंद कदम आगे बढ़े। उन्होंने कैसर से मुसाफा किया, उसे इज्जत से अपने पास बिठाया और यकीन दिलाया कि उसका एहतराम किया जाएगा। 7 दिन तक फतह का जश्न मनाया गया। इस दौरान अल्प अरसलान की हिदायत पर कैसर और उसकी फौज के कई जर्नैलों को एक शानदार खेमे में ठहराया गया। वह रोज 2 वक्त कैसर के पास आते और उन्हें अपने साथ खाना खिलाते। 8वें दिन अल्प अरसलान ने कैसर से गुफ्तगू करते हुए पूछा, आप अब मुझसे किस सुलूक की तवक्को रखते हैं? कैसर ने कहा, अगर आप जालिम हैं तो मुझे कत्ल कर देंगे, मगरूर हैं तो पूरी इस्लामी ममलकत में मेरी तशहीर करेंगे या उम्र भर के लिए जिंदा में डाल देंगे, और बैद-इम्कान इसका यह भी है कि फैयाजी से काम लेते हुए तावान लेकर माफ कर देंगे। अल्प अरसलान के चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई। उन्होंने पूछा, अगर आपको इस जंग में फतह हासिल होती और मैं इस हालत में आपके पास कैदी बनकर आता तो आप मेरे साथ कैसा सलूक करते? कैसर ने बेसाख्ता कहा, बदतरीन सलूक जो मेरे बस में होता। एक मुअर्रिख के मुताबिक कैसर ने कहा, मैं आपको बहुत से कोड़े लगवाता। अल्प अरसलान ने कहा, अब मुझे आपकी जहनियत का हाल मालूम हो गया है, क्यों ना मैं भी आपके साथ यही सलूक करूं? कैसर ने कहा, आपने मेरी जहनियत का अंजाम भी तो देख लिया है। अल्प अरसलान हंस पड़े। फिर उन्होंने कहा, मैं दीन हक का पैरोकार हूं। इस्लाम अमन और सलामती का पैगाम देता है। जो सलूक आप मेरे साथ करना चाहते थे वह मैं आपके साथ नहीं करूंगा। फरीकैन के बीच 50 साल के लिए एक मुआहदा तय पाया। मुआहदे की खास बातें ये थीं, 15 लाख दीनार रूमी सल्तनत फौरी तौर पर अदा करेगी। हर साल 3,60,000 दीनार रूमी सल्तनत को अदा करने होंगे। रूमियों की क़याद में मौजूद तमाम मुसलमानों को रिहा कर दिया जाएगा। जरूरत के वक्त कैसर मुसलमानों को फौजी मदद देगा। मुआहदा हो जाने के बाद अल्प अरसलान ने कैसर को कीमती शाही पोशाक और तोहफे पेश किए। कैसर इस हुस्ने सलूक से इस कदर मुतासिर हुआ कि उसने रुखसत होते हुए बगदाद की तरफ सर झुकाकर 3 सलाम किए। गोया वह खिलाफत बगदाद की इताअत का इजहार कर रहा था। अल्प अरसलान खुद 1 कोस तक कैसर के साथ गए और इस्लामी फौज ने अपनी हिफाजत में कैसर और उसके साथियों को रूमी सरहद तक पहुंचा दिया। उधर कैसर की शिकस्त की खबर मिलते ही रोम के पादरियों ने ऐलान कर दिया कि खुदावंद ईसा मसीह कैसर से नाराज हैं, इसलिए यह शख्स बादशाहत का लायक नहीं रहा। इस पर सल्तनत में इनकलाब बर्पा हो गया और मीकाइल ने तख्त पर कब्जा कर लिया। कैसर रूम रोमानोस दियोजानिस जब अल्प अरसलान से रुखसत होकर रूमी इलाके में दाखिल हुआ तो उसे इनकलाब की खबर मिली। इस बेसरो सामानी के आलम में भी कैसर ने 2 लाख दीनार और सोने का एक तबक जिसमें 90,000 दीनार मालियत के जवाहर थे अल्प अरसलान की खदमत में भेजा और माजरत की कि इससे ज्यादा मैं अदा करने के काबिल नहीं रहा हूं। रोमानोस के इस तर्ज अमल से अंदाजा होता है कि वह अल्प अरसलान के हुस्ने सलूक से किस कदर मुतासिर था। अल्प अरसलान को जब यह रकम और सोने का तबक मौसूल हुआ तो उन्होंने चाहा कि वह रोमानोस की मदद करें और उसे उसकी हुकूमत वापस दिलाए। लेकिन कुछ ही दिनों में इत्तला मिली कि बागियों ने रोमानोस को गिरफ्तार करके अंधा कर दिया और फिर कत्ल कर डाला। जब खबर सुल्तान अल्प अरसलान तक पहुंची तो सुल्तान का गुस्सा आसमान छूने लगा। उन्होंने देखा कि जिस बादशाह के साथ उन्होंने दोस्ती का समझौता किया था उसे उसके ही अपनों ने धोखा दे दिया। सुल्तान ने कहा,
बाइजेंटाइन कौम का कोई खुदा नहीं है, इसलिए फारसियों और बाइजेंटाइनों के दरमियान अमन व दोस्ती की जो कसम उठाई गई थी वह अब मनसूख की जाती है। आज के बाद मैं उन तमाम लोगों के खिलाफ तलवार उठाऊंगा जो सलीब की परस्तिश करते हैं, और ईसाइयों की तमाम सरजमीनें मेरी हुकूमत के झेरे असर आ जाएंगी। इसके बाद सुल्तान अल्प अरसलान और उनके जानशीन मलिक शाह ने तुर्क कबीलों को अनातोलिया में हमले करने और वहां बसने का हुक्म दिया, जिसने आने वाली सदियों के लिए तारीख का रुख बदल दिया। सुल्तान ने अपने लड़ाकों और जांबाज कमांडरों से दहाड़ते हुए कहा, आज के बाद तुम सब शेर के बच्चों और उकाब की तरह बन जाओ। दिन रात मैदानों और वादियों में तेजी से बढ़ते रहो, ईसाइयों के खिलाफ जंग करो और रोमी कौम पर हरगिज रहम न करो। आने वाले सालों में तुर्क अकिंजी जांबाजों ने बिना किसी रुकावट के अनातोलिया में कदम रखा, और देखते ही देखते वो बहिरा ए मारमारा के किनारों तक जा पहुंचे। अब तुर्क किसी बहती हुई नदी के सैलाब की तरह आगे बढ़ रहे थे, लेकिन इस बार उनका मकसद सिर्फ हमला करना नहीं था, बल्कि वो उन फतह किए गए इलाकों में हमेशा के लिए बसने लगे थे। मलाजगिर्द की तारीखी जीत को अभी महज 1 ही साल गुजरा था कि सुल्तान अल्प अरसलान के अपने ही घर से तबाही की एक ऐसी खबर आई जिसने उनकी दुनिया हिलाकर रख दी। सुल्तान अल्प अरसलान के बेटे ख्वारिज्म के गवर्नर इलियास और तोखारिस्तान के गवर्नर अयाज का करा खनिद के सुल्तान शम्स अल मुल्क नसर के साथ सरहदी झगड़ा बेहद गहरा हो गया। मामला तब और बिगड़ गया जब शम्स अल मुल्क की गैर मौजूदगी में सुल्तान के बेटे अयाज ने बुखारा और समरकंद के इलाकों पर अचानक हमला कर दिया। जैसे ही ये खबर शम्स अल मुल्क को मिली, वह बिजली की तेजी से पलटा। उसने अयाज की सेना को न सिर्फ बुरी तरह शिकस्त दी, बल्कि गिरफ्तार किए गए सल्जुकी सिपाहियों को बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया। लेकिन उसका ये गुस्सा यहीं ठंडा नहीं हुआ। शम्स अल मुल्क ने अपनी बेगुनाह बीवी और सुल्तान अल्प अरसलान की लाडली बेटी आयशा खातून पर अपने ही भाई अयाज की मदद करने और जासूसी करने का संगीन इल्जाम लगा दिया। वह गुस्से से पागल होकर चीखा, तुम मेरी बीवी नहीं बल्कि एक जासूस हो। तुम अपने भाई अयाज को भड़का रही हो ताकि वह मेरी सल्तनत को बर्बाद कर सके। और इसी हैवानियत में उसने अपनी बेगम आयशा खातून को अपने पैरों के जूतों से इस कदर बेरहमी से पीटा कि सुल्तान की वो लाडली बेटी वहीं शहीद हो गई। जब अपनी सगी बेटी की इस दर्दनाक शहादत और दामाद की इस जालिमानी गद्दारी की खबर सुल्तान अल्प अरसलान तक पहुंची, तो तारीख गवाह है कि सुल्तान अपने जिंदगी में कभी इतने अकबूला नहीं हुए थे। बेटी के खून के गम और सल्तनत की गैरत ने सुल्तान को हिलाकर रख दिया। उन्होंने फौरन पूरे सल्जुक सल्तनत में एक शाही फरमान जारी किया। सल्तनत के कोने कोने से हर एक सिपाही को तुरंत मर्व के मैदान में पहुंचने का हुक्म दिया गया। सुल्तान खुद अपनी बेटी के खून का बदला लेने और करा खानिद ममलकत को नेस्त नाबूद करने के लिए मर्व की तरफ रवाना हुए। मर्व के मैदान में मौत का एक ऐसा सैलाब इकट्ठा हुआ जिसे देखकर दुश्मनों की रूह कांप जाए। सुल्तान अल्प अरसलान के एक इशारे पर 2 लाख बख्तरबंद जांबाजों का एक ऐसा अजीम लश्कर तैयार खड़ा था जो सल्जुक तारीख में अब तक की सबसे बड़ी और सबसे खौफनाक फौजी कार्रवाई थी। इस अजीम फौज को ऑक्सस रिवर पार करवाना कोई मामूली काम नहीं था। सुल्तान ने कश्तियों को आपस में जोड़कर एक पुल बनाया। पूरे 2 लाख सिपाही और उनका साजो सामान सिर्फ 24 दिन के अंदर दरिया के उस पार पहुंच गया। सुल्तान तूफान की तरह करा खानिद सल्तनत की सरहदों में दाखिल हुए। अपनी बेटी के खून का बदला लेने निकले सुल्तान के जाबाजों ने सबसे पहले करा खानिदों के सबसे तारीखी और मजबूत गढ़ यानी बुखारा पर धावा बोल दिया। सुल्तान की खौफनाक फौजी ताकत के आगे शम्स अल मुल्क की फौज ताश के पत्तों की तरह बिखर गई और सुल्तान अल्प अरसलान ने बुखारा पर अपना परचम लहराते हुए उसे पूरी तरह फतह कर लिया। बुखारा की इस भारी शिकस्त को देखकर शम्स अल मुल्क के होश उड़ गए। वह अपनी जान बचाकर समरकंद की तरफ भागा और वहां छिपकर सुल्तान से रहम की भीख मांगने के लिए मिन्नतें करने लगा। सुल्तान तेजी से शम्स अल मुल्क की तरफ बढ़ रहे थे, लेकिन रास्ते में बरजम का किला आया। इस किले के गवर्नर यूसुफ अल ख्वारिज़मी ने सुल्तान को इतना गुस्सा दिलाया कि फतह के बाद जब उसे सुल्तान के सामने लाया गया तो सुल्तान ने उसे सख्त सजा देनी चाहिए। सुल्तान को अपनी तीर अंदाजी पर बहुत फख्र था। उन्होंने मुहाफिजों को पीछे हटने को कहा और खुद तीर चलाया, लेकिन कजा मौत का वक्त आ चुका था। सुल्तान का पांव फिसला,
निशाना चूका और यूसुफ ने खंजर से उन पर हमला कर दिया। जख्मी होने के बाद सुल्तान ने 4 दिन गुजारे। उन्होंने अपने बेटे मलिक शाह को अपना वली अहद मुकर्रर किया और निजामुल मुल्क को उनका सरपरस्त बनाया। उन्होंने मरने से पहले कहा कि मेरी जवानी में एक बुजुर्ग ने मुझे नसीहत दी थी कि हमेशा खुदा के हुजूर में खुद को छोटा समझना, कभी अपनी ताकत पर गुरूर मत करना और कभी अपने सबसे कमजोर दुश्मन को भी हकीर मत समझना। लेकिन मैंने उन सबक को फरामोश कर दिया और मेरी इसी गफलत की मुझे यह सजा मिली है। कल जब मैं एक ऊंचे मुकाम पर बैठा अपने लश्कर की तादाद, उनके नज्म और जब्त और उनके हौसले को देख रहा था तो मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे कदमों के नीचे की जमीन कांप रही हो। मैंने अपने दिल में कहा, यकीनन तुम दुनिया के शहंशाह हो, सबसे अजीम और लाजवाल जंगजू हो, लेकिन आज ये फौजें अब मेरी नहीं रहीं और अपनी जाती ताकत के इसी झूठे भरोसे के बीच आज मैं एक मामूली कैदी के खंजर से ढेर हो गया। इस कातिलाना हमले के ठीक 4 दिन बाद 24 नवंबर 1072 को सुल्तान अल्प अरसलान ने इस दारे फानी को अलविदा कह दिया। उन्हें मर्व की सरजमी पर सुपुर्द-ए खाक किया गया। वफात से पहले उन्होंने अपने महज 18 साल के बेटे मलिक शाह को सल्जुक हुकूमत का नया सुल्तान और अपना वली अहद मुकर्रर किया। अल्प अरसलान बिलाशुबह अपनी शुजात, कायदाना सलाहियत, अपने अस्करी निजाम और अपनी शान और शौकत के लिहाज से अपने अहद के सबसे बड़े हुक्मरान थे। एक वसीय और मजबूत ममलकत के फरमारवा होने के बावजूद वह बेहद आजिज, नेक दिल और तबीयत के इंसान थे। वह इंसाफ को पूरी कुव्वत से नाफिज करना पसंद करते थे और इस मामले में कोई नरमी उन्हें गवारा न थी। अगर कभी उन्हें शिकायत मौसूल होती कि किसी सरकारी अफसर ने किसी आम आदमी के साथ कोई ज्यादती की है तो शिकायत की तहकीक करवाते और जुर्म साबित होने पर अफसर को सख्त सजा का हुक्म देते। इस सख्ती का नतीजा यह था कि किसी सरकारी अफसर को आवाम के साथ किसी किस्म की ज्यादती करने की जुर्रत नहीं होती थी। इंतजामी उमूर में सख्त होने के साथ साथ अल्प अरसलान बेहद नर्म दिल और रहम दिल थे। उनके दफ्तर में बेशुमार मोहताजों के नाम दर्ज थे जिन्हें सरकारी खजाने से माहना वजीफा मिलता था। वह जब भी किसी मिस्कीन या मोहताज को देखते तो आप दीदा हो जाते और उसकी मदद करते थे। अल्प अरसलान एक पक्के और सच्चे मुसलमान थे। उन्हें इमाम आजम हजरत इमाम अब्बू हनीफा से बहुत अकीदत थी। 1066 ईस्वी में उन्हें इत्तला मिली कि इमाम साहब का मजार खस्ता हालत में है तो उन्होंने अब्बू साद मोहम्मद बिन मंसूर को हुक्म दिया कि इमाम साहब की कब्र पर एक अजीम शान गुंबद तामीर किया जाए और उसके साथ एक अच्छा मदरसा तामीर किया जाए। इस हुक्म की तामीर की गई और ये मदरसा सदियों तक काम करता रहा। अल्लाह सुल्तान अल्प अरसलान पर अपनी रहमतें नाजिल करे, आमीन। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक जरूर करें। तारीख की ऐसी ही दास्तानें सुनने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। कमेंट में बताएं मल्लाज़गिर्द की जंग की कौन सी बात आपको सबसे ज्यादा मुतासिर करती है। अगली वीडियो में हम मिलेंगे मलिक शाह की दास्तान के साथ, वो दौर जब सल्जुकी सल्तनत अपने उरूज को पहुंची। खुदा हाफिज।